जय श्री राम, नमस्कार, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रीतम शर्मा है। मेरे पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनको नौकरी दिलवाना। इसके साथ-साथ मैंने एमबीए एचआर किया हुआ है। मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरी ऑलरेडी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और मेरी तीसरी किताब इस साल आ रही है। ये बताने की वजह ये है कि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं वैलिडेट करने के लायक हूँ। अब बात करते हैं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक इंसान को एक्सपोज करने के लिए। एक ऐसे इंसान को एक्सपोज करने के लिए जिस इंसान ने डिसाइड कर लिया हुआ है, जिस इंसान ने कसम खाई हुई है कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भारत को बदनाम करेगा। ये वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसे इंसान को एक्सपोज करने के लिए जो आधी बात बताता है और आधी बातें झूठ बताता है। वो आधी बातें तो कवर ही नहीं करता। एक ऐसे इंसान को एक्सपोज करने के लिए जो इंसान जानता है कि इस तरह के कंटेंट बनाकर, झूठ बोलकर, मौजूदा सरकार को बदनाम करके, भारत की इमेज खराब करके उसको यूट्यूब पे व्यूज़ मिलते हैं और उन कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ रुपयों के लिए, ठीक है, कुछ रुपए नहीं होंगे, करोड़ रुपए होंगे, पूरा भारत देखता है उसके वीडियो, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो ये करके उसको पैसे मिलते हैं, इसलिए वो करता है। अदरवाइज़ उसकी आत्मा जानती है, उसका दिल भी जानता है कि वो गलत कर रहा है। आपने शायद गेस कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की, सो कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का रक्षक, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, पॉलिटिकल क्रिटिक। ओके, पॉलिटिकल क्रिटिक, पॉलिटिक्स की क्रिटिक करता है, आलोचना करता है, पॉलिटिक्स की आलोचना करता है। तो सबसे पहले इन कुछ भी बोलने से पहले, बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, जो कुछ भी हो रही हैं। उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आपके घर का कोई इंसान सही होगा या कोई इंसान जो आपके घर में रहता नहीं है? आपके घर में, आपकी फैमिली में आपके रिलेशंस कैसे हैं? आपके इश्यूज़ क्या हैं? फ़ाइनेंशियल हैं, एजुकेशनल हैं, लाइक इकोनॉमिकल है, जो भी हैं। उसके बारे में आपको बेहतर पता होगा कि किसी बाहर वाले इंसान को पता होगा? मैं जानता हूँ कि आपका जवाब होगा कि हमें पता होगा। तो भाई साहब, जो इंसान भारत में रहता तक नहीं है, जो इंसान भारत के बारे में जानता तक नहीं है ठीक से, सिर्फ़ गूगल पे थोड़ा-सा रिसर्च करके, रिसर्च में भी वो चीज़ें कैप्चर करता है, वो चीज़ें कैच करता है जो चीज़ें उसके मतलब की हों, जो चीज़ें झूठ फैला सकें। ऐसे इंसान को सुनकर, ऐसे इंसान की बातों को मानकर आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, भारत में ये है, भारत में वो है। भाई का एक वीडियो देखा था, इंडिया लीडिंग टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप, भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। भाई साहब, कौन सी तानाशाही की बात कर रहे हो तुम? व्हाट व्हाट डिक्टेटरशिप आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी मैं गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, 9 तारीख को गया था मैं, और 10 तारीख को मेरी ट्रेन थी। मैं गया भी वंदे भारत से, आया भी वंदे भारत से। अमेजिंग ट्रेन। क्या 2014 से पहले हमने रेलवे स्टेशन पे एक लिफ्ट के बारे में भी सोचा था? आज एस्केलेटर, एयरपोर्ट क्वालिटी की सर्विसेज फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या हमने सोचा था? वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन ठूस के जाया करते थे भैया। स्लीपर क्लास में जाते थे, सारे वेटिंग वाले घुसे पड़े हैं। एसी में चले जाओ, सारे वही घुसे पड़े हैं, ठीक है। जगह नहीं बैठने के लिए, वॉशरूम गंदे, ये वो सारी चीज़ें। क्या ये प्रॉब्लम्स आज हैं? मैं नहीं कहता हूँ नहीं है प्रॉब्लम्स। पर पहले जहाँ 95% हुआ करती थी, आज 25 to 30% ही है। अब रही बात की डिक्टेटरशिप, क्या भारत में डिक्टेटरशिप आ रहा है? क्या डिक्टेटरशिप की तरफ भारत बढ़ रहा है? मैं कहूँगा नहीं। रीज़न बताता हूँ। मैंने अभी कहा कि मैं गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पे कुछ महिलाएं मिली थी, तो हमारी बात हुई। तो हमारी बातों बातों में बात क्या हुई कि जब फर्स्ट टाइम कांग्रेस कमेटी का इंटरनल इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को 20 में से 17 वोट मिले थे। एक इंसान ने वोट करने से मना कर दिया, 2 लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उस वजह से उनको 17 वोट मिले थे 20 में से। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला।
मोहनदास करमचंद गांधी ने फोर्स किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या ये डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मतलब होता है हम बहुत इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, पार्टी विपक्ष अपक्ष पक्ष वगैरह वगैरह बात करते हैं। क्या जिस आदमी को पहली बारी सबसे ज़्यादा वोट मिला, सबसे ज़्यादा मत मिला था, क्या उस इंसान को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था? क्या ये डेमोक्रेसी है? जब भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पता चला कि भाई मेरी सरकार गिर रही है, मेरी सरकार जा रही है, दौड़े दौड़े रात को ही पहुंच गए राष्ट्रपति के ऑफिस में, राष्ट्रपति का रात को ही सिग्नेचर लेकर पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दिया, जस्ट बिकॉज अपनी सरकार बचानी थी। क्या ये डेमोक्रेसी थी? भारत में लोगों को जनसंख्या कंट्रोल करना है, ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल करना है। जनसंख्या कंट्रोल के नाम पे लोगों को एजुकेट नहीं करना है, उनको नहीं बताना है कि यू कैन यूज़ लाइक यू कैन यूज़ प्रोटेक्शन। उनको ये नहीं बताना है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो, ये नहीं बता सकते हैं कि भाई जनसंख्या कम होगी तो क्या मिलेगा। सीधा पकड़ा, ज़बरदस्ती सबकी नसबंदी कर दी, पुलिस रास्ते पर घूमती थी, लोगों को पकड़ के नसबंदी करती थी। क्या ये डेमोक्रेसी थी? गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस कर आर्मी ने इतने सारे सिखों का नरसंहार किया। क्या ये डेमोक्रेसी थी? मैं मानता हूँ कि खालिस्तान गलत है, उनकी विचारधारा गलत है, पर जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है कि जर्नैल सिंह और एट द सेम टाइम आप बात करते हो खालिस्तान की, तो उस समय जो उनकी विचारधारा थी, जो मांगे थी, जो डिमांड थी पंजाब के लिए, वो गलत नहीं थी। अब जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी ने जो भी कुछ किया होगा मुझे नहीं पता है, पूरे भारत में दंगे भड़क गए, सिखों को खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था 1984 में। कुछ अगर आप गूगल पे विजुअल्स देखते हैं, कुछ किसी सरदार के गले में एक टायर पड़ा हुआ है, वो टायर जल रहा है, कितने ही सरदारों की, मेरे सिख भाइयों की हत्या कर दी गई, उनको जला दिया गया, मार दिया गया, सारी चीज़ें की गई। क्या ये डेमोक्रेसी थी? कुछ साल पहले 2014 से पहले इलेक्शन जब चल रहे थे, तो इनकी राजमाता का एक गोवा के आर्टिस्ट ने सिर्फ स्केच बना दिया था, ठीक है, सिर्फ स्केच बनाया था, उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। क्या ये डेमोक्रेसी थी? अभी की बात है, बैंगलोर में एक जो तोते को लेकर ज्योतिष बताते हैं, एक तोते ने ये बता दिया, ये बोल दिया कि भैया बीजेपी आ रही है कर्नाटका में। वो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिष था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? ध्रुव राठी इसके बारे में बात नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा। ये किसके बारे में बात करेगा, मैं बताता हूँ। केजरीवाल शराब घोटाले में चोरी करता है, शराब घोटाला करके चोरी करता है, वो पैसा गोवा भेजता है, गोवा में भेजकर इलेक्शन कैंपेन करवाता है, इलेक्शन में यूज़ करता है, खुद के लिए शीश महल बनाता है। और जब उसको ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरी और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करती है, तब ये चिल्लाते हैं भैया सेंट्रल एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, ये तो मोदी के चक्कर में, मोदी के हाथ पे नाच रही हैं। भाई, कोई गलती ना होते हुए अमित शाह को तुमने तड़ीपार किया था, जेल में भेजा था। अमित शाह का इंटरव्यू तुम देख सकते हो, जिसमें कहा है उन्होंने कि मुझसे कहा जाता था, फोर्स किया जाता था कि एक बार मोदी का नाम ले लो हम तुमको छोड़ देंगे। उन्होंने लाइक राम के हनुमान या राम के लक्ष्मण बोल लो, उन्होंने कभी मोदी जी का नाम नहीं लिया, बट अगर वो नाम ले लेते तो क्या होता? तो क्या ये डेमोक्रेसी थी? और क्या सीबीआई अपना काम नहीं करेगी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, सीबीआई अपना काम नहीं करेगी? भाई वो एजेंसी है क्यों? एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ईडी जो है वो अपना काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्यों उनको इतना पैसा दिया जाता है, लाखों रुपए सैलरी मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, क्यों? भाई अपना काम कर रहे हैं, तुम कैसे कह सकते हो एग्जैक्टली कि वो किसी के इशारे पे नाच रहे हैं? ध्रुव राठी ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, बिकॉज उसको क्या करना है, प्रोपोगेंडा फैलाना है, झूठ फैलाना है, उसको ये बताना है कि भारत की कंडीशन कितनी ख़राब है। भाई नहीं ख़राब है भारत की कंडीशन, इन अ वे दैट आज की डेट में मैं बताता हूँ, कल के दिन मैं कहीं से आ रहा था मीटिंग ख़त्म करके, बोरीवली स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक औरत दिखती है,
अर्धनग्न अवस्था में, उसके कपड़े फटे हुए थे। मैं गया, उसके लिए मैंने कपड़े लाए, कपड़े उसको, एक लड़की को बोलकर उसको कपड़े पहनाए। मैंने ट्विटर पे, एक्स पे ट्वीट किया, रेलवे वगैरह से, रेल मिनिस्टर वगैरह को टैग करके, सबको टैग करके। बिलीव मी, 10 मिनट के अंदर आरपीएफ पुलिस आकर उसकी हेल्प करने पहुंच गई, उन्होंने उसकी हेल्प की। क्या ये डिक्टेटरशिप है? मुझे याद है 2014 के पहले लोग पुलिस के पास जाने से डरते थे, कोई दूर पुलिस वाला दिख जाए तो लोग डरते थे। आज मैं पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से बात करता हूँ, मुझे रास्ते पे पुलिस वाला दिख जाए तो मैं बात करता हूँ, मेरे सवाल जवाब। कितना फ्रेंडली कल्चर है। क्या ये डिक्टेटरशिप है कि वो डिक्टेटरशिप था? जो पुलिस एक ज़माने में ढंग से बात तक नहीं करती थी, आज बहुत प्यार से बात करती है, पुलिस स्टेशन में बिठा कर बात करती है, आपकी बातें सुनती है। वो डिक्टेटरशिप था कि ये डिक्टेटरशिप है? आप डिसाइड करेंगे। हम बात, अभी दूसरा एक वीडियो था कि कुछ एजेंसीज़ की रिपोर्ट आई हैं, जो एजेंसीज़ कह रही हैं कि भारत में बहुत बेरोज़गारी है, बहुत बेरोज़गारी है, बहुत बेरोज़गारी है। भाई, किस बेरोज़गारी की बात कर रहे हो? मैं खुद 2014 से लेकर अभी तक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में हूँ, ठीक है? आज की दिन, आज 22 अप्रैल 2024 को मैं मेरे बच्चों को इंटरव्यू के लिए लेकर गया था मुंबई हाई कोर्ट में। कितनी वैकेंसीज़ पता है? 200 वैकेंसी है। नाहुर, मुंबई नाहुर में मेरे पास कम से कम 50 वैकेंसीज़ हैं। बैंक्स में जैसे एचडीएफसी बैंक है, सिटी बैंक है, इन बैंक्स में कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं। कितनी ही ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं। कुछ मत करो, इंडीड.com ओपन करो, naukri.com ओपन करो, वर्क इंडिया ओपन करो, लिंक्डइन ओपन करो, लाखों जॉब पड़े हुए हैं। सवाल एक सिर्फ पूछूंगा, बहुत सिंपल सा सवाल। ये जो लोग रोते रहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, जॉब नहीं है भारत में, ये है, वो है, ऐसा है, बहुत बेरोजगारी है, क्या इनकी औकात है वो जॉब मिल पा सकने की? अनस्किल्ड हैं, कंप्यूटर चला नहीं सकते ठीक से, पता नहीं है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, पता नहीं है मार्केट में, बस 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 गला फाड़ के चिल्ला देना, बहुत बेरोजगारी है भारत में। जो अनपढ़, कभी ढंग से स्कूल भी नहीं गए, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई तक नहीं की, ठीक है, जो चीट करके, चीटिंग करके जिन्होंने डिग्रियां ली हैं, वो बोलते हैं बहुत, अब बहुत बेरोजगारी है। अभी मैंने कुछ ट्विटर पे एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में एक बंदा कह रहा था बहुत बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, हम एमबीए किए हुए हैं, एमबीए करके हमको नौकरी मिल रहा है, नहीं रहा है। उससे रिपोर्टर ने बस इतना पूछा, आपको एमबीए का फुल फॉर्म पता है? मामा मामा एमबीए में मामा मस्त बुजू जुजू, बाद में कहता है कि छोड़िए ना। भाई, छोड़ने से थोड़ी होता है। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि भारत में बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, मेरा नंबर है 9004255099, 9004255099। ओके, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, मैं आपको जॉब दूंगा। मुझसे बात करो वन ऑन वन कि भारत में बेरोजगारी है, मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त मिला था कुछ समय पहले, एक एक 7 साल की बात है। प्रीतम, लई बेरोजगारी आहे, मराठी में बोल रहा था, बहुत बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, वो नहीं। मैंने बस 2-3 चीज़ें पूछी। भाई, कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं आता है। इंग्लिश तो अच्छी होगी? नहीं है। कॉर्पोरेट में क्या काम होता है पता ही होगा तेरे पास? नहीं है। एक्सपीरियंस? नहीं है। भाई, जब नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ नहीं, तुम्हारी एबिलिटीज़ नहीं है, हाउ द हेल कैन यू से दैट कि भारत में बेरोजगारी है? अब ध्रुव राठी ने कहा था कि सुधीर चौधरी ने किसी तो अपने वीडियो में कहा था कि भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं है, स्किल्ड नहीं है, इसीलिए उनको जॉब नहीं मिलता है। फिर उसने कहा कि तो फिर भारत का एनएसडीसी, जो प्रधानमंत्री का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो स्कीम है, वो क्या करता है? भाई, हक से हकीकत बता रहा हूँ, मैंने एनएसडीसी के प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैंने एनयूएलएम के प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने डीडीयू-जीके-वाई के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है। अभी भी मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। होता क्या है, ये बच्चे इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद ये बच्चे कोर्सेज कंप्लीट ठीक से नहीं करते, इनका अटेंडेंस पूरा नहीं होता है, इनकी स्किलिंग प्रॉपर नहीं होती है, ये ठीक से पढ़ते नहीं है, ठीक से कोर्सेज करते हैं, बिकॉज फ्री है। और ये करके अगर तुम कहते हो, और देखो, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, उसमें टारगेट होता है हर इंस्टीट्यूशन को, जो भी एनएसडीसी का प्रोजेक्ट चलाता है, कि इन बच्चों को जॉब देना है। स्ट्रगल मैं बताता हूँ, बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है, उनको फ़ोन करना पड़ता है, उनको उनको फोर्स करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई इंटरव्यू अटेंड करने चले आओ।
नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सैलरी चाहिए 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, कौन देगा? कोई देगा? और एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में 15,000 रुपये पड़े हैं। आप मार्केट में जाते हो फ़ोन लेने के लिए, और फ़ोन लेने के लिए जाते हो तो आप आईफोन की प्राइस पूछते हो 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। दूसरी दुकान पे जाते हो सेम कीमत, तीसरी दुकान पे सेम कीमत। तो क्या आप ये कह सकते हो कि मार्केट में आईफोन ही नहीं है? अपनी ये हकीकत छुपाने के लिए, असलियत छुपाने के लिए कि आपकी औकात नहीं है कि आप आईफोन खरीद सकते हो। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दीज गाइज एज वेल। पढ़े लिखे नहीं, एजुकेटेड नहीं, नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही रोना रोना है, भाई भारत में बेरोजगारी है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में बेरोजगारी। भाई किस बेरोजगारी की बात कर रहे हो? जिनमें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता था, जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अभी काम करता हूँ, लाखों वैकेंसीज हैं अगर कोई करना चाहता है तो। हम खुद हेल्प करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट बच्चे खुद तो करें। और ये भारत का जो एटीट्यूड है कि प्रॉब्लम को लेकर बैठकर रोते रहना कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। सच में भारत में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी को क्रिएट किया गया, बनाया गया है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? ऊपर का पैसा आता है। सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? फिक्स टाइम है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। तो आप खुद सोचिएगा कि मैंने जो भी कुछ बातें कही हैं, क्या मैंने झूठ कही हैं? क्या इसमें कुछ भी मैंने गलत किया है? अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बात को समझते हैं, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड लेट्स मेक अ बेटर इंडिया। चलिए अच्छा भारत बनाते हैं। ऐसे प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोगों को नहीं सुनते हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को नहीं सुनते हैं, और ऐसे लोगों की बात नहीं मानते जो भारत में रहते ही नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ध्रुव राठी का विकिपीडिया पेज देख लीजिए, गूगल पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए, तो उसने सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो 12वीं तक होती है उसको हरियाणा से किया। ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए भाई चला गया जर्मनी, और जर्मनी जाने के बाद मास्टर्स भी उसने वहीं से किया। उसकी वाइफ तक जर्मन है, उसके पास सिटीजनशिप भी जहाँ तक मुझे पता है जर्मनी की ही होगी। भाई जर्मन लड़की से शादी भी तो इसीलिए किया क्योंकि जर्मनी की नागरिकता मिल जाए, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, जैसे कनाडा में होता है। ठीक है, कैनेडियन लड़की से शादी कर लो, सिटीजनशिप मिल गई। यूएस में होता है, यूके में होता है, तो वही चीज़ किया हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग ऐसे झूठे लोगों के, ऐसे मक्कार लोगों के, ऐसे प्रोपोगेंडस लोगों के जो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, इनकी बातों में मत आइए, इनकी बातों को मत सुनिए। खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, खुद समझिए। और मेरे जितने एचआर भाई हैं, ह्यूमन रिसोर्स से मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी भाई मेरे या बहन रिक्रूटमेंट से हैं, जो बच्चों के रिक्रूटमेंट और जॉब हायरिंग वगैरह करते हैं, वो मेरी एक एक बात से कनेक्ट करेंगे, एक एक बात से अग्री करेंगे। मेरा दावा है और मेरा बिलीफ है। एक बार फिर जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल।